हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रदीप दीक्षित ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए घर बैठे ही मैं आपसे जुड़ने के लिए आ चुका हूं। बस आप जुड़ जाइए मुझसे और तैयार हो जाइए। उठाइए मोबाइल, मुस्कुराइए और बस इस लॉकडाउन में आप कहीं भी मत निकलिए। इस लॉकडाउन में यारो घर से बाहर मत जाना। बाहर जो जाओगे हो सकता है कोरोना। लॉकडाउन में यारो घर से बाहर मत जाना। कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता हो, घर बैठे ही आगे और बढ़ना चाहता हो। कोई भी विद्यार्थी जो और पढ़ना चाहता हो, घर में बैठे ही आगे बढ़ना चाहता हो। काम है हमारा उसे घर बैठे पढ़ाना। लॉकडाउन में यारो घर से बाहर मत जाना। लॉकडाउन में यारो घर से बाहर मत जाना। घर से बाहर मत जाना। खुली हुई मधुशाला के द्वारे, देखो मधुशाला के द्वारे खुले हुए हैं द्वारे। मधुशालाओं के देखो बंद पड़े हैं ताले। पाठशालाओं के देखो खुले हुए हैं द्वारे। मधुशालाओं के देखो लगे हुए हैं ताले। पाठशालाओं के देखो कर्तव्य सभी का इस कोरोना को हराना। लॉकडाउन में यारो घर से बाहर मत जाना। जी हाँ, कोई घर से बाहर ना निकले। बस स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास। तैयार हो जाइए, हमारे साथ जुड़िए। मैं प्रदीप दीक्षित आपका ज्योग्राफी क्लास में अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वही बात फिर दोहराऊंगा, टेंशनों को छोड़िए, बंदिशों को मिटाइए, बस सीधे हमसे जुड़ जाइए। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास। मित्रों, कल हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था भूगोल का। मैंने आपको बताया भूगोल कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम बात करेंगे इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र का। कल मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल का पिता कौन है, रैटजेल। मैंने आपको 3 डेफिनेशन लिखाई थी, 3 डेफिनेशन बताई थी। सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी मित्रों, रैटजेल। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी कुमारी सैमुअल। और तीसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी बेडार्डिला ब्लास की। बस आपको ये तीनों परिभाषा याद करनी है। इनमें से एक परिभाषा कोई भी आपके लिए परीक्षा में मिल सकती है। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था पर्यावरणीय निश्चयवाद और नवनियतिवाद, संभववाद, ये क्या है। 3 परिभाषाओं में पहली परिभाषा रैटजेल की और दूसरी परिभाषा कुमारी सैमुअल की थी। रैटजेल ने कहा था मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान है। कुमारी सैमुअल ने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये दोनों ही परिभाषा, ये दोनों ही विचारधाराएं यही कहलाती हैं मित्रों निश्चयवाद। इन दोनों की विचारधाराओं को क्या कहते हैं, निश्चयवाद। निश्चयवाद बहुत ही सिंपल है। निश्चयवाद, इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। तीन बातें बताऊंगा आपको। पहली बात निश्चयवाद, दूसरी बताऊंगा संभववाद, और तीसरी बताऊंगा नवनिश्चयवाद। इजी वे में आपका पूरा
डाउट क्लियर हो जाएगा। तीनों ही चीज आपकी समझ में आएंगी, निश्चयवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। ये क्या है और तीनों में क्या अंतर है? ये बीए में भी आता है, 12th में भी आता है, एमए में भी है। तो तीनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। इन तीनों विचारधाराओं में से एक विचारधारा पूछी जाती है परीक्षाओं में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले निश्चयवाद की। निश्चयवाद क्या है, नियतिवाद क्या है? इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था रेड जेल के बारे में। ये रेड जेल जर्मन के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मन में। तो मित्रों, ये निश्चयवाद का जन्म कहां हुआ? जर्मनी में हुआ। जर्मनी में इसका जन्म हुआ, जर्मनी में जन्म हुआ। और इसका जन्मदाता कौन है? रेड जेल। रेड जेल को निश्चयवाद का जनक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मित्रों कि निश्चयवाद क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कई बार हमसे पूछा था कि सर निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है, नवनियतिवाद क्या होता है? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। टेंशन छोड़िए मित्रों, आज इतना क्लियर कर दूंगा, आज के बाद आप कभी जीवन में नहीं पूछोगे कि निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है और नवनियतिवाद क्या है। मित्रों, आपने एक फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की, जिसमें एक बालक होता है, मैं शायद उसका नाम भूल गया हूं, और वो बालक प्रकृति की गोद में रहता है, जंगलों में जा रहता है, पर्वतों पर चढ़ता है, पेड़ों पर छलांग लगाता है और प्रकृति को अपनी मां की तरह पूजता है। ऐसे ही एक पहले पुराने समय में एक धारावाहिक आता था मोगली, शायद आपने देखा हो मोगली। मोगली धारावाहिक में भी एक बालक होता है मोगली, जो प्रकृति के परिवेश में रहता है, खेलता है, कूदता है। यही निश्चयवाद है। यही क्या है? निश्चयवाद है। चलो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक व्यक्ति रहता था, एक लड़का रहता था, जिसका नाम था बेंदा। क्या नाम था मित्रों? बेंदा। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बेंदा नाम का व्यक्ति रहता था और वह बेंदा सदैव प्रकृति के परिवेश में पल करके बड़ा हुआ। मानव प्रकृति के परिवेश में जब पल करके बड़ा होता है तो उस पर प्राकृतिक प्रादुर्भाव ही बना रहता है, प्राकृतिक नियंत्रण बना रहता है। वह बालक जंगलों में रहता था, पेड़ों से, वृक्षों से जो कंदमूल फल मिलते थे उनको खाता था। नदियां बहती थी, कहीं प्यास लगती थी तो नदी से अंजलियों में भर के चुल्लू भर पानी पी लेता था। उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कंदमूल फल पत्ते पड़े रहते थे, उन्हें वो उठा उठा करके खाता था। उसके पास प्लेट नहीं थी, चम्मच नहीं थी, स्पून नहीं थी, केवल प्राकृतिक परिवेश में रहता था। प्रकृति जैसा रखती थी वैसा रखता था, प्रकृति को अपनी मां समझता था, उसी की उंगली पकड़ करके चलना सीखा उसने। उसे भय नहीं लगता था जानवरों से, क्योंकि प्रकृति को अपना मां समझता था, प्रकृति को अपनी मम्मी समझता था। वृक्षों की ली हुई छाल को लपेट लेता था, जंगलों से लकड़ी काटना, सूखी लकड़ी काटना, कहीं मार्ग नहीं बनाता था। पर्वतों पे ऐसे ही चढ़ता था जैसे क्रिस फिल्म में, क्रिस मूवी में ऋतिक रोशन चढ़ता है। इसी प्रकार आनंद से रहता था। अपने मित्रों के साथ एक बार जंगलों में यात्रा कर रहा था जड़ी बूटियों को खोजने के लिए। शायद वह जड़ी बूटियों को खोजने के लिए निकला था जिनको वो जनजाति का मेला लगेगा और वहां से उन जड़ी बूटियों को खरीद करके बेच करके कुछ अपने जरूरत के सामान ले आएगा। निश्चल भाव से चला जा रहा है, मित्रों को साथ में लेकर के, हाथ में कुल्हाड़ी या पेड़ा है, सूखे कहीं पर वृक्षों से जड़ी बूटियों को इकट्ठे करने के लिए चला। रास्ते में प्यास लगी तो झुक करके पानी पी लिया, फल पड़े हुए मिले तो खा लिए, लेकिन उसने कभी प्रकृति के साथ
भेदभाव नहीं किया, प्रकृति को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, प्रकृति को परेशान नहीं किया। आगे जाता है, प्रकृति को मां समझता है और प्राकृतिक आदेशों का पालन करता है। अगर एक पत्ता भी प्रकृति से तोड़ता है तो हाथ जोड़ करके पहले परमिशन लेता है। पानी पीता है तो पानी पीने से पहले जंगलों में पानी पीने से पहले, नदी का पानी पीने से पहले परमिशन लेता है। प्रकृति को नमस्कार करता है कि हे प्रकृति मां, आपने मुझे पानी दिया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। धन्यवाद कहना नहीं भूलता। तो इस प्रकार की विचारधारा, प्राकृतिक जो विचारधारा है वो निश्चयवाद विचारधारा कहलाती है। इसमें मानव कुछ नहीं है, मानव तो प्रकृति का दास है। प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति मां है, बालक है मानव तो उसका। यही बात किसने कही है? रेट जेल ने कही है। दोस्तों, आज के बाद मत पूछना कि निश्चयवाद क्या होता है। निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव तुच्छ और प्रकृति सर्वे सर्वा होती है। प्रकृति सर्वे सर्वा होती है, मानव तो उसका बच्चा है। रेट जेल ने क्या कहा है? रेट जेल ने कहा है कि प्रकृति एक वृक्ष की तरह है और मानव तो उस पर बैठा एक पक्षी है। मानव चाहे कितनी भी उड़ान क्यों ना भर ले उस पक्षी की तरह, किंतु आना उसे बाद में वृक्ष पर ही पड़ेगा। बैठना कहां पड़ेगा? अंत में उसे सहारा, आश्रय प्रकृति का ही लेना पड़ेगा। वर्तमान में चारों तरफ जितने भी विकास की छलांग लगाने वाले देश थे, आज वो सब प्रकृति के समक्ष आत्मसमर्पित हो गए। दोस्तों, प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति पर नियंत्रण करना नामुमकिन है। आज कोरोना वायरस के चलते आप देख सकते हैं अमेरिका, स्पेन, जर्मन, इटली, ना जाने कितने बड़े बड़े, चीन, बड़े बड़े देश जो अपना दम भरते थे, विकास के नाम पर छलांग लगाने के लिए तैयार रहते थे, वही देश आज प्रकृति के सामने आकर के बेबस हो चुके हैं। तो यही विचारधारा जिसमें मानव प्रकृति के सामने तुच्छ माना जाता है और प्रकृति उसकी मां होती है, वही उस निश्चयवाद कहलाता है। इसमें प्रकृति को मां और मानव को उसका दास या उसका पुत्र माना जाता है। इसी का समर्थन किया था रेट जेल, तो इसका जन्मदाता है। निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है? रेट जेल। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद, इसका जन्मदाता है रेट जेल। और इसकी जो कुमारी सैमपुल, जो रेट जेल की कौन है? शिष्या है, अमेरिका की रहने वाली है, वो इनकी समर्थक है। और रेट कुमारी सैमपुल ने भी किसका समर्थन किया है? इसी का किया है, निश्चयवाद का। ये दोनों जब गुरु समर्थन करेंगे तो शिष्या क्यों नहीं करेगी? तो रेट जेल जन्मदाता है और कुमारी सैमपुल इसकी कट्टर समर्थक मानी जाती है। कुमारी सैमपुल ने भी यही बात कही है कि प्रकृति के सामने मानव बेबस है, प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव उसका दास है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मानव प्रकृति की उपज है। किसने कहा है? मानव प्रकृति की उपज है। बताइए, मानव प्रकृति की उपज है। किसने कहा है? कुमारी सैमपुल ने कहा है। यानी मानव को पैदा किसने किया है? प्रकृति ने किया है। प्रकृति जब चाहती है तो मानव पैदा होता है और प्रकृति जब चाहती है तो विनाश होता है। मानव को पैदा करने वाली और उसको नष्ट करने वाली कौन है? यही विचारधारा निश्चयवाद की विचारधारा कहलाती है। मित्रों, ये आपकी समझ में आया निश्चयवाद। फिर दोबारा बता रहा हूं, निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति का प्रभाव माना जाता है। किस पर? मानव पर। मानव कुछ नहीं है, प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति के आदेशों की पालन करता है मानव और हमेशा उसी के आदेशों को मानता है, आगे बढ़ता है। प्रकृति चाहेगी तो मानव विकास करेगा और प्रकृति नहीं चाहेगी तो मानव विकास नहीं कर सकता। 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ा हुआ आधुनिक मानव जहां विकास के नाम पर छलांग लगाने के लिए तत्पर है, वहीं आज देख सकते हैं आप
बड़े बड़े देश, बड़े बड़े महारथी आज कोरोना वायरस और प्राकृतिक बीमारी महामारी के सामने सरेंडर हो चुके हैं। मित्रों, यही क्या है? यही निश्चयवाद है जिसमें प्रकृति शक्तिशाली है। प्रकृति क्या है? शक्तिशाली है। प्रकृति को शक्तिशाली बताया गया है और मानव को क्या बताया गया? प्रकृति के सामने बौना बताया गया है। बौना है, छोटा है, कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, अब बात करता हूं संभववाद की। संभववाद क्या है? आदिकाल में मानव रहता था तो कंदमूल फल खाता था, वृक्षों की छालों को लपेट लेता था, प्रकृति के आदेशों की पालन करता था, प्रकृति को अपनी मां समझता था। किंतु जैसे जैसे मानव बढ़ने लगा, विकास करने लगा, तो वो प्रकृति का अधिष्ठाता समझने लगा, प्रकृति को अपनी दासी बनाने लगा। जिस प्रकृति को कभी उसने मां समझा, वह धीरे धीरे करके उसी प्रकृति का क्या बन बैठा? स्वामी बन बैठा। प्रकृति का स्वामी बन बैठा और प्रकृति को क्या समझ लिया? दासी समझ लिया। बच्चे जब विकास कर लेते, छोटा बच्चा होता है तो अपनी मां को उंगली पकड़ के चलता है, उसके हर आदेश मानता है, और जब वही बालक पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, विकास कर जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो बहुत सारे बच्चे अपनी मां को दासी समझने लगते हैं। तो वही प्रकार जब मानव ने अपना धीरे धीरे विकास शुरू किया और वही मानव जो प्राकृतिक परिवेश में रहता था, कंदमूल फल खाता था, प्रकृति के आदेशों की पालन करता था, वही मानव उसका स्वामी बन बैठा और वो कहता है सर्वसम्भवामि, सब कुछ संभव है। संभववाद क्या है? संभववाद में यही बताया गया है। इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। किसका अपोजिट है? निश्चयवाद का। निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वे सर्वा और मानव को उसका दास माना जाता है, जबकि इसमें मानव को सर्वे सर्वा और प्रकृति को उसका दास माना जाता है। यही विचारधारा संभववाद की कहलाती है। संभववाद सबसे पहले कहां से आया है? संभववाद फ्रांस से। संभववाद विचारधारा का जन्म कहां हुआ? फ्रांस में। फ्रांस में एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था विडाल डी ला ब्लास। कौन नाम था? कल भी मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई थी। विडाल डी ला ब्लास। हालांकि यह शब्द सबसे पहले किसकी जबान पे आया? फेब्रे, ला फेब्रे। फेब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसका जन्मदाता कौन माना जाता है? फ्रांस का विडाल डी ला ब्लास। अब मित्रों मैं समझाता हूं संभववाद क्या है और क्लियर करता हूं इसको। शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा, मेरा तरीका भी थोड़ा सा अलग है, हटके है। आप सोचते होंगे क्या सर कहानी पढ़ाने लग जाती, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। मेरा उद्देश्य है बच्चे को समझ में आना चाहिए। अमेरिका में एक महिला रहती थी और उस महिला का नाम था कैरी। क्या नाम था मित्रों? कैरी। कैरी नाम की महिला और अमेरिका के ठंडे प्रदेशों में निवास करती थी। वह महिला ऐसे ठंडे मौसम में जब न्यूनतम तापमान -40 पहुंच जाता है, उस -40 वाले तापमान पर भी अपना जीवन यापन करती थी। सुबह 4 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग वो अपने घर से निकलती थी और घर से निकल करके अपनी लग्जरी कार निकालती थी और सुबह ठिठुरती ठंड में, कड़कड़ाती सर्दी में, और वो कार के द्वारा अपने ऑफिस के लिए चल देती थी। उस समय चारों तरफ जहां सुनसान रहता था, जहां पर परिंदा भी दिखाई नहीं देता था, जहां पर -40 टेम्परेचर रहता था,
-40 डिग्री टेम्परेचर रहता था, ऐसे बर्फीले मौसम में कैरी अपनी कार निकालती है और अपने कार के द्वारा अपने घर से ऑफिस के लिए चल देती है। उसकी कार के टायरों में भरी हुई गैस या हवा एक स्पेशल टायर होते हैं जो बर्फ पर भी सीना चीरते हुए चलते हैं, यानी बर्फ पर फटते नहीं है। उसकी गाड़ी की लाइटें घनघोर बर्फीले अंधेरे में भी वो तम का सीना चीरते हुए दूर तक प्रकाश पहुंचाती है। ठंडे मौसम में वो अपने हीटर को चला करके कार में आराम से कंफर्टेबल टेम्परेचर पर जाती है। और मित्रों, जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसका जो ऑफिस है वो उसी ऐसे ही मौसम में एक गुंबदाकार बना हुआ है, कांच से बना हुआ घर है, उसमें जाती है और बैठ जाती है, जहां चारों तरफ कड़क ठंड होती है, वहां ऐसे मौसम में आराम से बैठ जाती है और अपना काम शुरू करती है। यूनिवर्सिटी में काम करने वाली कैरी और ऐसे बैठती है, कंफर्टेबल बैठ जाती है, उसे प्रकृति की कोई परवाह नहीं है। उसकी डेस्क पर बनाना जैसे फल हैं, केला जैसे फल हैं, जो केवल गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये उसके लिए अन्य देशों से, गर्म क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। कंप्यूटर पर वो काम करती है और थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली में बैठे हुए अपने फ्रेंडों से जुड़ जाती है और चैट करने लगती है, बात करने लगती है। काम खत्म करने के बाद और तुरंत वो वहां से निकलती है और अपना फेवरेट, शाम को 8 बजे घर आकर के अपना फेवरेट सीरियल सास भी कभी बहू थी देखना नहीं भूलती। मित्रों, ये कहानी किसकी है? कैरी की। एक तरफ मैंने आपको बेंदा की कहानी सुनाई थी। किसकी कहानी सुनाई थी? बेंदा की। और एक तरफ मैंने कहानी सुनाई कैरी की। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों की कहानी में? एक तरफ बेंदा है जो प्राकृतिक आदेशों का पालन करता है, प्रकृति की परवाह कर रहा है, पानी पीने से पहले प्रकृति को धन्यवाद देता है, जंगल की आत्माओं में विश्वास रखता है, प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वह प्रकृति को अपनी मां से भी ज्यादा स्नेह करता है। और दूसरी तरफ वह महिला है जो कैरी है। यद्यपि कैरी 58 साल की महिला है, किंतु वो आज भी 18 साल के नव युवतियों से भी श्रेष्ठ मेंटेनेंस बना के रखती है। मित्रों, कैरी जहां प्रकृति की परवाह नहीं करती, उससे लड़ाई करती है, प्राकृतिक आदेशों का पालन नहीं करती। प्रकृति कहती है कि घर से मत निकलना, 40 में टेम्परेचर है, मर जाओगे। लेकिन कैरी कहती है कि प्रकृति तू तो मेरी दासी है, मेरी कार में तो रूम हीटर लगा हुआ है, गर्म हीटर है, मैं जरा भी परवाह नहीं करती। उसके टायरों में विशेष प्रकार की हवा भरी हुई है जो बर्फ पर भी चलते हुए फटते नहीं है। उसकी हेडलाइटें, जो वाहन की जो व्हीकल की लाइटें हैं, वो भी मजबूत हैं, स्पेशल हैं, जो उस बर्फीले आंधियों में भी उजाला फैला देती हैं। मित्रों, कितनी चारों तरफ ठंड है, लेकिन उसका जो ऑफिस है वो कंफर्टेबल टेम्परेचर पर काम कर रहा है और वो कुछ टेबल पर बैठ करके गर्म प्रदेशों से लाए हुए फलों का स्वाद ले रही है, बनाना खा रही है। तो मित्रों, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक तरफ प्राकृतिक आदेश की पालन हो रही है, दूसरी तरफ प्रकृति का बहिष्कार हो रहा है। पहली विचारधारा थी नियतिवाद या निश्चयवाद, जिसमें मैंने आपको बेंदा की कहानी सुनाई थी। उसमें प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव उसका दास है। ये विचारधारा है, ये कैरी की विचारधारा है। और कैरी कहती है कि प्रकृति तो मानव की दासी है, मानव चाहे जब प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकता है, अपने अनुसार ढाल सकता है। यही विचारधारा कहलाती है संभववाद की विचारधारा। तो मित्रों, निश्चयवादियों का कहना है कि प्रकृति बड़ी है, मानव उसका दास है, और संभववादियों का कहना है कि प्रकृति दासी है और मानव उसका स्वामी है। तो दोनों में ये मतभेद है।
तो बताइए आप किसका समर्थन करते हैं? क्या आप प्रकृति को मां समझते हैं और उसका शोषण नहीं कर सकते, या आप संभववादी हो जो प्रकृति की परवाह नहीं करते? तो मित्रों, जो दोनों विचारधाराओं में जहां मतभेद पैदा हो गया तो एक तीसरी विचारधारा का उदय हुआ, और वो विचारधारा कहलाती है नव निश्चयवाद की विचारधारा। क्या है? नव निश्चयवाद। पहला संभववाद, वो पहला निश्चयवाद, दूसरा संभववाद, और तीसरी विचारधारा का नाम है क्या? नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। अमेरिका का एक व्यक्ति था जिसका नाम था टेलर, ग्रिफिथ टेलर, और टेलर का काम होता है जोड़ना, सिलना। मित्रों, उसने कहा भाई देखो ये, अरे भाई निश्चयवादियों और संभववादियों, आप झगड़ा मत करो। निश्चयवादी तो कह रहे हैं कि प्रकृति हमारी, वो निश्चयवादी तो कह रहे हैं कि प्रकृति हमारी माता है, और संभववादी कह रहे हैं कि प्रकृति तो हमारी दास है। तो इसने कहा कि लड़िए मत, मतभेद मत करिए। एक तीसरी विचारधारा का उदय हुआ। इसने कहा ना तो प्रकृति मां है और ना प्रकृति दासी है, बल्कि प्रकृति को क्या बनाओ? प्रकृति को पत्नी की तरह स्वीकार करिए। जिस प्रकार अगर प्रकृति को मां समझेंगे निश्चयवादियों की तरह, तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मां का शोषण थोड़ी करेंगे। अगर हमें विकास करना है, निश्चयवादियों का कहना है कि अगर हम प्रकृति को, निश्चयवादियों का कहना है कि भाई प्रकृति को मां समझ लो, तो मां समझेंगे प्रकृति को तो हम आदिकालीन मानव की तरह रहना पड़ेगा। मानव का कहना है, क्या भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो क्या हम आज भी आदि मानव की तरह रहें? क्या आज भी कंदमूल खाते रहें? क्या आज भी इस दौर में हम कपड़ों की बजाय छाल को लपेट के रहें? प्रकृति को मां समझ लें? क्या करें? क्या रास्ते नहीं बनाए, घूम घूम करके जाएं? अगर हम प्रकृति को मां समझेंगे तो फिर विकास कैसे होगा? और संभववादियों का कहना है, वो निश्चयवादियों का कहना है कि प्रकृति को मां समझ लो, और संभववादियों का कहना है कि प्रकृति तो दासी है। तो दोनों विचारधाराओं में जब मतभेद पैदा हो गया तो अमेरिका में रहने वाले ग्रिफिथ टेलर, जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने तीसरी विचारधारा दी जिसका नाम है नव निश्चयवाद। क्या है? नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद। इस विचारधारा में क्या है? इस विचारधारा में बताया गया है ना तो प्रकृति मां है ना प्रकृति दासी है, बल्कि प्रकृति को हम पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जिस प्रकार पत्नी का उपभोग तो किया जाता है, लेकिन उपभोग के साथ साथ उसका ध्यान भी रखा जाता है, उससे प्रेम भी किया जाता है। हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करें, किंतु जितना हम उपयोग करते हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रकृति से स्नेह बना के रखें। अगर हमें विकास करना है तो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता तो पड़ेगी। अगर हमारे बच्चे स्टूल पर पढ़ेंगे, टेबल लगाएंगे तो लकड़ी तो काटनी पड़ेगी, तो क्या लकड़ी नहीं काटे? बिल्कुल काटें। लेकिन जितना हम लकड़ी काट रहे हैं, सूखे पेड़ों की लकड़ियां ले सकते हैं, और जितना हम काट रहे हैं जरूरत हो उतना ही संसाधनों का उपयोग करें और उससे अधिक हम वृक्ष लगाएं। तो जिस प्रकार पत्नी का उपभोग भी किया जाता है तो उसकी सुरक्षा और उससे स्नेह भी रखा जाता है। जब व्यक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा तो दोनों काम एक साथ होंगे, उसका सम्मान भी होगा और उसका उपभोग भी होगा और अपना विकास भी होगा। दासी का शोषण होता है और मां का सम्मान होता है। अगर मां समझोगे तो विकास नहीं हो पाएगा, उसका उपभोग नहीं करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को यूज नहीं करेंगे, और यदि हम उसे दासी समझेंगे तो उसका अदादंद शोषण होगा, तो उसके हितों का कुठाराघात होगा। इसलिए ये तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवाद। इसने बीच का रास्ता निकाला है। टेलर का काम है दोनों जोड़ना, इसने दोनों विचारधाराओं को जोड़ करके तो
तो नवनिश्चयवाद इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला ग्रिफिथ टेलर ने, और ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि भाई ना तो प्रकृति दासी है और ना मानव उसका स्वामी है, बल्कि प्रकृति तो उसकी सहयोगिनी है, प्रकृति हमेशा सहयोग करती है। उन्होंने कहा कि मानव सिर्फ प्रकृति को इतना ही नियंत्रित कर सकता है जितना एक चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक इंस्पेक्टर मार्गों को कंट्रोल करता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या कर सकता है दोस्तों? वो केवल उनकी स्पीड पर नियंत्रण कर सकता है, उनकी दिशा पर नहीं। अगर आपको भरतपुर जाना है तो वह आपको जबरदस्ती मथुरा नहीं भेजेगा, बल्कि भरतपुर ही जाने से रोक नहीं सकता, केवल वो आपकी गति को नियंत्रण करने के लिए आपको सजेस्ट कर सकता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर चौराहे पर खड़ा होकर के और वाहनों की गति को नियंत्रण करता है, मानव भी केवल प्रकृति के साथ इतना ही कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, रुको और जाओ का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? रुको और जाओ। कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में कि रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया? तो रुको और जाओ का सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने दिया, क्योंकि प्रकृति को मानव उसी प्रकार नियंत्रित कर सकता है जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक इंस्पेक्टर आने जाने वाले वाहनों को कंट्रोल कर सकता है। उनकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल उनकी गति में प्लीज स्टॉप एंड गो, रुकिए और जाइए। ठीक है, इसे रुको और जाओ या हरा लाल पीली बत्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मित्रों, तीनों आपकी समझ में आ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। एक हो गया निश्चयवाद जिसमें प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव उसका दास है। दूसरा है संभववाद जिसमें मानव प्रकृति का अधिष्ठाता स्वामी और सर्वे सर्वा बन बैठा है। और तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद, ना तो प्रकृति उसकी दासी है ना उसकी मां है, बल्कि प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं जो एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको ये मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।